जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट पाठशाला पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने पॉलिटी के एमसीक्यूज किए थे, जिसके अंतर्गत हमने एक जो पॉलिटी हमारा सब्जेक्ट है उसका ओवरव्यू लिया था। और मैंने जो भी आपको सवाल कराए थे बहुत ही जो है बहुत लो लेवल के सवाल कराए थे। लास्ट क्लास जब हम कर रहे थे तब हम लोगों ने चर्चा की थी भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर। ठीक है, उसके बाद हमने सारी चीज़ें कर ली थी और मैंने आपको बताया था कि एमसीक्यूज के बाद जो हमारी क्लास होगी उस क्लास के अंतर्गत हम भारतीय राज्य व्यवस्था में आर्टिकल 1 से 4 संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, आर्टिकल बात करेंगे कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक संघ और उसका राज्य क्षेत्र सम्मिलित है। पहला सवाल हमसे पूछा जा सकता है कि जो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 के अंतर्गत। ठीक है, तो अब चर्चा करते हैं आज की क्लास में। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम, जब हम अपने देश का संविधान बना रहे थे तो संविधान से पहले मैंने आपको बताया था, संविधान निर्माण से पहले हमारे जो भारत राज्य है उसमें कुछ क्या थी, ब्रिटिश प्रांत थे। ठीक है, कुछ देसी रियासतें थीं। संविधान सभा का जब हम टॉपिक कर रहे थे तो सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई थी। और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। तो जैसे ही हमने अपने देश के संविधान का निर्माण किया, जो ब्रिटिश प्रांत थे वो सीधे भारत में शामिल हो गए। समझिए जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, मैं दोबारा से बता देता हूँ रब करके एक बार। मैंने आपको बताया कि जब हमारा संविधान का निर्माण नहीं हुआ था उससे पहले की अगर हम बात कर रहे हैं पहले की, ठीक है, तो ब्रिटिश प्रांत, देसी रियासतें और कमिश्नरी क्षेत्र, जो हमारा भारत था वो इन 3 भागों में ही विभाजित था। जैसे ही संविधान का निर्माण हुआ, जैसे ही हमारे संविधान का निर्माण होता है, जो ब्रिटिश प्रांत था वो डायरेक्ट भारत में शामिल हो गया। लेकिन जो बची हुई देसी रियासतें थीं, जिनकी संख्या कुल कितनी थी 552, उनको स्वतंत्रताएं प्रदान की गई। वो चाहें तो भारत में शामिल हों, अविभाजित भारत में, चाहें तो विभाजित भारत में शामिल हों। ठीक है, लेकिन अविभाजित भारत का अगर मैं यहाँ पर आपसे कह रहा हूँ तो ये मैं बात कर रहा हूँ माउंटबेटन योजना से पहले की। ठीक है, जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे तब की, भारत और पाकिस्तान एक थे तब मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ अविभाजित भारत। और दोनों जैसे ही माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत और पाकिस्तान अलग अलग राष्ट्र बनते हैं, उसके बाद विभाजित भारत हो गया। तो जो देसी रियासतें थीं उसके बाद तो देसी रियासतों को जो है पूरी स्वतंत्रता दी गई। वो चाहें तो भारत में शामिल हों और चाहें तो क्या हों, पाकिस्तान में शामिल हों। तो हो सकता है कुछ ऐसी देसी रियासतें होंगी जो भारत में शामिल होना चाहती होंगी और कुछ ऐसी देसी रियासतें होंगी जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहती होंगी। अगर हम बात करें नंबर ऑफ देसी रियासतों की, संविधान निर्माण होने के बाद हमारे भारत में कुल 552 देसी रियासतें थीं। आपको याद रखना है, नंबर जो होते हैं वो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं जब फैक्चुअल क्वेश्चन बन रहा है। तो कितनी कुल देसी रियासतें थीं, तो आप कहेंगे कुल देसी रियासतों की संख्या 552 थी। ठीक है, तो कुल आपको पता चल गया 552 थी। उन 552 में से 549 जो देसी रियासतें थीं वो क्या हो गई थी, सीधे भारत में शामिल हो गई थी। भारत में
शामिल हो गई, ना कि पाकिस्तान में शामिल हुई। लेकिन जो 3 देसी रियासतें बची थी वो भारत में जो है शामिल नहीं होना चाहती थी। कुछ जो थी वो पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहती थी, या कुछ जो थी वो पाकिस्तान में भी सम्मिलित ना रहकर स्वतंत्र रहना चाहती थी। स्वतंत्र की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर जो थी वो स्वतंत्र रहना चाहती थी, लेकिन 552 में से 549 तो हमारे भारत में शामिल हो ही गई, तो एक ह्यूज नंबर जो है वो शामिल हो गया। कौन कौन सी शामिल नहीं हो रही थी? तो जूनागढ़, ठीक है, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ये 3 जो देसी रियासतें थी वो कह रही थी कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हम किसी भी, ना तो हम भारत में शामिल होना चाहते हैं और ना ही पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए इन तीनों को हमने बाद में जो है भारत में ही शामिल किया है। कैसे कैसे हमने भारत में शामिल किया आपको बता दूं। देखिए अगर बात की जाएगी जूनागढ़ की, तो इसे जनमत संग्रह के आधार पर, जनमत संग्रह के आधार पर, जनमत संग्रह का क्या मतलब होता है? जनता के द्वारा डायरेक्ट जो है वो जो निर्वाचन किया, मान लीजिए हमने एक क्या किया है, आप भारत में शामिल होना चाहते हैं या भारत में शामिल नहीं होना चाहते, वहाँ डायरेक्ट क्या है, जनता से वोटिंग कराई गई। अगर आप भारत में शामिल होना चाहते हैं तो उस पक्ष में वोट दीजिए, अगर भारत में शामिल नहीं होना चाहते तो उस पक्ष में। तो जनमत संग्रह जब कराया गया तब ज़्यादातर जो जनसंख्या थी वो भारत में ही शामिल होना चाहती थी। तो जूनागढ़ को हमने कैसे शामिल किया है? जनमत संग्रह के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाएगी हैदराबाद की। देखिए सबसे ज़्यादा जो हमें मशक्कत करनी पड़ी थी वो हैदराबाद को ही शामिल करने में, सैनिक कार्यवाही के माध्यम से। आपसे पूछा जाएगा जो हमारी हैदराबाद रियासत थी हमने कैसे भारत में शामिल की थी, तो आप कहेंगे सैनिक कार्रवाई के माध्यम से जो थी हमने हैदराबाद को भारत में शामिल किया था। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर की अगर बात करें हम, तो याद रखिए जम्मू कश्मीर 1948 में भारत में शामिल हुई थी, जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया था तब। राजा हरि सिंह ने संधि पर हस्ताक्षर करके तो 3 हमने शामिल की हैं। जूनागढ़ को अगर आपसे पूछा जाएगा तो जनमत संग्रह के आधार पर, जनता के द्वारा। हैदराबाद को हमने सैनिक कार्रवाई के द्वारा, और जम्मू कश्मीर को जब राजा हरि सिंह, वहाँ के राजा कौन थे? हरि सिंह थे। जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया था तब जो है संधि के द्वारा हमने जम्मू कश्मीर को भी 1948 में भारत में शामिल हो गया। तो ये तो देसी रियासतों की बात हुई। आपको याद रखना है 552 कुल थी, 549 को हमने डायरेक्ट शामिल कर लिया। 3 जो शामिल नहीं हो रही थी हमने बाद में उन पर कार्रवाई के माध्यम से उनको भी हमने शामिल कर लिया है। तो यहाँ जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रियासतों को रियासतों को भारत में शामिल करने का अभियान कई बार आपसे पूछा जाता है कि जो रियासतें थीं उनको भारत में शामिल करने का जो अभियान है किसने चलाया था, तो याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा चलाया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा रियासतों को भारत में शामिल करने का जो अभियान है किसने चलाया था, तो आप कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और जो इन्होंने अभियान चलाया था उसे जाना जाता है पोलो
पोलो अभियान। पोलो अभियान किससे संबंधित है? रियासतों को एकीकृत सम्मिलित या भारत में शामिल करने से संबंधित है। किसके द्वारा चलाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा चलाया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक ही संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 1 का या 1(1) क्या कहता है हमारा आर्टिकल। देखिए, हम आर्टिकल 1 से 4 तक जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे, चाहे आर्टिकल 1 हो, चाहे आर्टिकल 2 हो, चाहे आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कुछ आर्टिकल्स के सब क्लॉज, दैट मीन्स उसके अंदर के आर्टिकल भी जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जिस आर्टिकल के अंतर्गत जो आर्टिकल हैं, सब आर्टिकल हैं, इंपॉर्टेंट होंगे, वो आपको बताए जाएंगे। और जो आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट नहीं होंगे उन्हें हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है वनडे एग्जाम है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम सारी चीज़ें कर रहे होंगे। तो बात करते हैं आर्टिकल 1(1) के बारे में। क्या कहता है? तो आप सभी देख रहे होंगे, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ एक शब्द प्रयुक्त हुआ है, आप देख रहे होंगे। भारत को तो आप जानते हैं, अर्थात इंडिया। तो आपसे सबसे पहले सवाल पूछा जा सकता है, जो हमारा संविधान है, जो हमारा संविधान है, संविधान में भारत के लिए या इंडिया को कितने नामों से बुलाया गया है? तो आप कहेंगे, देखिए, भारत अर्थात इंडिया 2 नामों से पुकारा गया है या 2 नामों से परिभाषित किया गया है, 2 नाम बताए गए हैं। भारत के कितने नाम हैं? भारत अर्थात इंडिया 2 नाम है। इंडिया डेट इज भारत, राज्यों का संघ होगा। स्टेट की तो परिभाषा आपको पता ही थी, जब हम शुरुआत कर रहे थे तब मैंने राज्य के बारे में आपको बताया था, राज्य के लिए 4 आवश्यक तत्व भी बताए थे। तो राज्य की तो परिभाषा आपको पता ही है। यहाँ शब्द आ रहा है संघ होगा। इस शब्द का क्या मतलब होता है, आइए जानते हैं। अगर हम बात करें संघ की, तो हिंदी में हम इसे कहते हैं संघ, जबकि इंग्लिश में कहते हैं फेडरल। इसी शब्द के लिए इंग्लिश में दूसरा शब्द प्रयुक्त होता है यूनियन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। संविधान में भारत को 2 नामों से पुकारा गया है, भारत अर्थात इंडिया, नंबर 1 इंडिया, भारत। राज्य स्टेट की परिभाषा हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और हम बात कर रहे हैं संघ के बारे में। मैंने आपको बताया संघ हिंदी का शब्द है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो संघ को इंग्लिश में फेडरल और यूनियन दोनों शब्दों से जाना जाता है। और फेडरल का क्या मतलब होता है और यूनियन का क्या मतलब होता है? अगर हम बात करें फेडरल शब्द, तो याद रखिए फेडरल शब्द जो है वो अमेरिका में प्रयुक्त होता है, यूएसए में प्रयुक्त होता है, जबकि यूनियन शब्द जो है वो कनाडा में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ तक आई होप सारी चीजें आप समझ रहे होंगे। मैंने आपको बताया संघ हिंदी का शब्द है, इंग्लिश में जिसे फेडरल कहते हैं और यूनियन कहते हैं। फेडरल शब्द का प्रयुक्त यूएसए में किया जाता है, जबकि यूनियन शब्द का प्रयुक्त जो है कनाडा में किया जाता है। अब यूएसए में प्रयोग हो रहा है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब हुआ फेडरल का राज्य केंद्र से अलग हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ कहूँगा इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए फेडरल ऑफ स्टेट, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? जो हमारे फेडरल का मतलब क्या हो गया? राज्य केंद्र से अलग हो सकते हैं। इसका मतलब हुआ जो भारत के राज्य होंगे, भारत के राज्य होंगे वो केंद्र से अलग हो रहे होंगे, अलग हो सकते होंगे, अलग हो सकते होंगे। भाई अगर मैं ये कह रहा हूं इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए फेडरल ऑफ स्टेट, यूनियन शब्द प्रयोग नहीं किया, जबकि नॉर्मली हम क्या प्रयोग करते हैं? इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। लेकिन अगर मैं यहाँ कह रहा हूँगा कि यूनियन मैंने नहीं लिया, यूनियन शब्द मैंने प्रयोग ना करके फेडरल शब्द इस्तेमाल किया है, अगर मैंने फेडरल शब्द इस्तेमाल किया है तो इसका क्या मतलब हुआ? भारत के जो राज्य हैं वो केंद्र से अलग हो रहे होंगे, क्योंकि फेडरल का मतलब ही होता है राज्य केंद्र से क्या हो सकते हैं? अलग हो सकते हैं।
दूसरी तरफ अगर बात करें यूनियन शब्द के बारे में, जिसका प्रयोग कनाडा में होता है, तो यहाँ राज्य केंद्र से अलग नहीं हो सकते। तो दो शब्द मैंने इस्तेमाल किया है। पहला किया फेडरल। फेडरल का मैंने आपको बताया कि यूएसए में प्रयोग होता है। इसका मतलब क्या होता है कि राज्य केंद्र से अलग नहीं हो सकते, राज्य केंद्र से अलग नहीं हो सकते। जबकि दूसरा शब्द हमने इस्तेमाल किया यूनियन। यूनियन का प्रयोग कनाडा में होता है, जहां राज्य केंद्र से अलग हो सकते हैं। अब अगर मैं यहां कह रहा हूंगा कि इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए फेडरल ऑफ स्टेट, तो भारत के जो राज्य हैं वो केंद्र से अलग हो सकते होंगे, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? क्या भारत के राष्ट्र जो हैं, राष्ट्र डेट मीन्स स्टेट जो हैं, क्या भारत के से अलग हो सकते हैं? आप कहेंगे नहीं भैया, ऐसा नहीं होता। भारत के जो राष्ट्र हैं वो केंद्र से अलग नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या हुआ? भारत में फेडरल शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है, भारत में यूनियन शब्द का इस्तेमाल होता है। आप क्या समझे? भारत में फेडरल शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है भैया। क्या कह रहे होंगे? यूनियन शब्द का इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि फेडरल का तो मतलब ही है कि राज्य केंद्र से अलग हो जाएंगे, जबकि हमारे यहाँ तो राज्य जो हैं वो केंद्र से अलग नहीं होते। बिल्कुल पास, ठीक है। तो किसका इस्तेमाल होता है? आप कहेंगे भैया कनाडा में जो प्रयुक्त होता है ना यूनियन शब्द, उसी शब्द का इस्तेमाल जो है वो भारत में होता है। और हम कहते भी हैं इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो सबसे पहले मैंने आपको आर्टिकल 1 सब क्लॉज फर्स्ट बताया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। जहां मैंने आपको बताया संविधान में दो नाम पुकारे गए हैं, कौन कौन से? भारत और इंडिया। राज्य की परिभाषा हमने पहले ही आपको बताई है, जबकि संघ की परिभाषा मैंने आपको यहाँ डिटेल में बताई है। ये सारी चीजें डिटेल में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम चूंकि पहला आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बेसिकल जो है बेसिक से पढ़ेंगे, जिससे कि हमारा बेसिक अच्छा हो जाए। बाकी सब जो भी आर्टिकल आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होगा उन्हीं सारी चीजों पर हम चर्चा कर रहे होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 1 सब क्लॉज सेकेंड, डेट मीन्स आर्टिकल 1 खा या 1 का सब क्लॉज सेकेंड। 1-2 की अगर बात कर रहे होंगे तो आप देखिए क्या कह रहा है, राज्य और राज्य क्षेत्र वे होंगे जो प्रथम अनुसूची में बताए गए हैं। जब हम अनुसूचियों के पढ़ रहे थे, जब मैंने आपको बताया भी था कि भारतीय संविधान में अगर मूल संविधान में बात की जाएगी तो 8 अनुसूचियां हैं, जबकि वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो मैंने आपको बताया था राज्य और राज्य क्षेत्र के बारे में किस में बताया गया है? प्रथम अनुसूची में बताया गया है। तो आर्टिकल 1 का सब क्लॉज भी यही तो कह रहा है कि राज्य और राज्य क्षेत्र भैया वे होंगे जो प्रथम अनुसूची में बताया गया है। अब प्रथम अनुसूची में क्या क्या बताया गया है? 28 राज्य होंगे नहीं है, कम और ज्यादा संसद कानून बना कर सकते, और 8 यूटी हैं, तो यही राज्य और राज्य क्षेत्र होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 1 का सब क्लॉज थर्ड। भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसमें क्या क्या शामिल है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो पहला हमने क्या पढ़ा? आर्टिकल 1 का 1 का पढ़ा, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। जबकि 1 खा पढ़ा, भारत में राज्य क्षेत्र वे होंगे जो प्रथम अनुसूची में बताए गए हैं। और 1 गा या 1/3 जो है भारत के राज्य क्षेत्र में जो शामिल है उसके बारे में बताया गया है। तो आइए जानते हैं क्या क्या भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल है, चर्चा करते हैं इस चीज पर। तो भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल है राज्यों के राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य क्षेत्र और अर्जित क्षेत्र। तो राज्यों के राज्य क्षेत्र का क्या मतलब हुआ? हमने आपको पहले बताया भाई जो राज्य हैं वही राज्यों का राज्य क्षेत्र कहलाएगा, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वही उनका क्षेत्र पर कहलाएगा। अब यहाँ नया शब्द क्या आ रहा है? अर्जित क्षेत्र। भाई अर्जित क्षेत्र क्या होते हैं? अब आपके मन में सवाल जरूर आएगा कि जो अर्जित क्षेत्र हैं वो क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अर्जित क्षेत्र क्या होते हैं? जो हमने विजय प्राप्त करके शामिल किए हों या संधि या समझौते से अपने भारत राज्य में या भारत राष्ट्र में। देखिए पॉलिटी की अगर बात की जाए, मैं कहीं राष्ट्र बोल जाता हूँ या राज्य बोल जाता हूँ, तात्पर्य राष्ट्रीय होगा।
अगर मैं भारत राज्य कह रहा हूँगा तब भारत राष्ट्र के बारे में ही हम चर्चा कर रहे होंगे। तो हो सकता है हमने संधि या समझौता किया हो, या दावा रहित क्षेत्र पर दावा करके। तो मैंने अर्जित क्षेत्र में आपको क्या बताया, मान लीजिए ये हमारा भारत है और ये भारत का एरिया है और ये फ्रांस का एरिया है, ठीक है। एग्जाम्पल में मान ले रहे हैं हम लोग, ये बांग्लादेश है, ठीक है, ये यूएसए है और ये ऑस्ट्रेलिया है। मान लीजिए हमने क्या किया, भारत ने फ्रांस पर हमला किया। हम हमला नहीं करने वाले हैं, लेकिन एग्जाम्पल में आपको समझाने के लिए मान लेता हूं कि हमने हमला किया और हमने फ्रांस पर विजय प्राप्त कर ली। तो जो फ्रांस का राज्य क्षेत्र होगा क्या भारत में शामिल होगा या नहीं होगा, आपसे पूछा है। तो आप कहेंगे बिल्कुल, हम तो विजय हमला की रहे हैं ना, तो हमने विजय प्राप्त की है। अगर विजय प्राप्त करिए तो हमने इसमें क्या कर लेंगे, भारत में शामिल हो जाएगा। तो भारत का विस्तार क्षेत्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विस्तार क्षेत्र भारत का, क्योंकि हमने विजय प्राप्त कर ली भैया इस पे। फिर इधर हमने देखा, इधर तो बांग्लादेश है, हमने बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे बात की और कहा आप भारत में शामिल हो जाइए, ठीक है। उनके प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, एक संधि की, ठीक है हम भारत में शामिल हो जाते हैं, हमें ये चीज़ें चाहिए होंगी या ये चीज़ें क्वालिटी जो चाहिए होंगी या ये चीज़ों की हमें आवश्यकता होगी, ये सारी चीज़ें अगर आप देते हैं तो हम भारत में शामिल हो जाएंगे। भारत ने उन्हें दी, संधि पर हस्ताक्षर किए, तो ये क्षेत्र भी संधि के द्वारा भारत में शामिल हो गया। तो पहले भारत का क्षेत्र कितना था, इतना था। फ्रांस पे तो हमने विजय प्राप्त कर ली, जबकि बांग्लादेश को हमने संधि या समझौते से शामिल कर लिया। तो अब भारत का राज्य क्षेत्र में वृद्धि होगी या नहीं होगी, तो आप सभी लोग कह रहे होंगे जी बिल्कुल राज्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, क्योंकि संधि या समझौते से भी हम भारत के राज्य क्षेत्र में बढ़ोतरी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमने देखा कि भाई इधर एक द्वीप समूह है जो खाली है और हमारे पास है, इस पर कोई दावा ही नहीं कर रहा, खाली पड़ा हुआ है। हमने क्या किया, यहाँ पर अपने सैनिक भेजे, 10-15 साल तक हमारे सैनिक क्या रहते हैं, इस द्वीप समूह पर रहते हैं। तो अब पहले तो इस पर कोई नहीं रहता था, तो इस पर किसी का अधिकार नहीं था। 15 साल तक हमारे देश की आर्मी इस पर रहती है और हमने इस पर क्या किया, अंतरराष्ट्रीय, हमने इस पर दावा प्रस्तुत किया। अब इस पर अगर दावा प्रस्तुत किया है तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ये सारी चीजें देख रहा होता है और देखता है कि इस पर पहले तो किसका अधिकार नहीं था। भारत ने बाद में क्या किया, इस पे अपने सैनिक रखे 15 साल तक और ये दावा रहित क्षेत्र था, इस पर दावा कर लिया, ये सही है, इसके द्वारा जो दावा किया जा रहा है। तो फिर ये क्षेत्र भी, ये वाला पहले तो ये शामिल किया, अब ये वाला क्षेत्र भी भारत में शामिल हो जाएगा। तो पहले तो हमने विजय प्राप्त करके फ्रांस को शामिल किया, जबकि बांग्लादेश को हमने संधि या समझौते से, जबकि यहाँ द्वीप समूह जो था उस पर दावा कर हमने इसे शामिल किया है। तो भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें आएंगी, राज्यों के राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य क्षेत्र, अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि अर्जित क्षेत्र में हम विजय प्राप्त करके भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है, संधि या समझौते से भी शामिल कर सकते हैं और दावा रहित। सारी चीजें मैंने एग्जाम्पल देके आपको समझाई, अच्छे से आपको समझ में आई होंगी, आशा करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 2 के बारे में। क्या कहता है आर्टिकल 2, ठीक है। आर्टिकल 2 कह रहा है संसद कानून बनाकर नए राज्य बना सकती है और इन्हें भारत में शामिल कर सकती है। अगर नए राज्य, अब यहां से सवाल देखिए किस प्रकार से आएंगे, नए राज्य का निर्माण करना है, नए राज्य का निर्माण करना है, कौन करेगा, ऑप्शन ए न्यायपालिका, संसद, विधायिका, राष्ट्रपति। अगर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि नए राज्य का निर्माण निम्नलिखित में से कौन करता है, तो आपका क्या जवाब होगा, आप बताइए। तो कमेंट बॉक्स में आप इसके जवाब लिख रहे होंगे जब क्लास ले रहे होंगे कि संसद जो है वो कानून बनाकर नए राज्य का निर्माण करती है, और यही हमारे संविधान का आर्टिकल 2 भी कहता है कि संसद कानून बनाकर नए राज्य बना सकती है और उन्हें भारत में शामिल कर सकती है। तो ये सिंपल आर्टिकल है, आपको याद रखना है। कैसे करेगी, तो कानून बनाकर, मेक ए लॉ,
या वाई लॉ के द्वारा ही क्या कर सकती है, संसद कानून बनाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं हम लोग। हमारा आर्टिकल 3 है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में वृद्धि या कमी, सीमाओं या नामों में परिवर्तन जो है वो संसद कानून बनाकर करती है। संसद कानून बनाकर करती है। अब आप देख रहे होंगे कि आर्टिकल, अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 2 के बारे में, तो आर्टिकल 2 भी तो ये कह रहा है कि संसद कानून बनाकर नए राज्य बना सकती है और उन्हें भारत में शामिल कर सकती है। आपने पढ़ा। अब आर्टिकल 3 आप पढ़ रहे होंगे, तब आप कह रहे होंगे नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में वृद्धि, सीमाओं में कमी या नामों में परिवर्तन संसद कानून बनाकर करती है। तो आपके मन में सवाल आएगा कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 तो एक ही जैसी बात कह रहे हैं, वहां पर भी संसद कानून बनाकर नए राज्य का निर्माण कर रही है, जबकि आर्टिकल 3 में भी नए राज्य का निर्माण संसद कानून बनाकर कर रही है। तो आर्टिकल 2 और 3 में क्या बेसिक डिफरेंस है या दोनों समान ही हैं? तो आपको याद रखना है, यहाँ पर इंपोर्टेंट नोट लगाकर लिखेंगे, नोट लगाकर लिख रहे होंगे, इंपोर्टेंट है कि जो आर्टिकल 2 में जो नए राज्य का निर्माण करना है, नए राज्य का निर्माण करना है, वो भारत की पुरानी जमीन पर किया जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, यहां से क्या आपको याद रखना है? आर्टिकल 2 और 3 में क्या बेसिक डिफरेंस है, मैंने आपको बताया है कि अगर बात कर रहे होंगे हम आर्टिकल 3 के बारे में या आर्टिकल 2 के बारे में, तो मैंने आपको डिटेल में सारी चीज़ें बता दी कि अगर नए राज्य का निर्माण, अगर नए राज्य का निर्माण आर्टिकल 2 के अनुसार करना है तो कैसे किया जाएगा? भाई आर्टिकल 2 और 3 दोनों एक ही बात तो कह रहे हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, मैं आपको डिटेल में बता दूं सारी चीज़ें कि अगर आर्टिकल 2 और 3 में बेसिक डिफरेंस पूछा जाएगा हमसे, तो याद रखना है आर्टिकल 2 में नए राज्य का निर्माण, यहाँ थोड़ी मिस अंडरस्टैंडिंग हुई है, सही करेंगे सारी चीज़ें। आर्टिकल 2 के अंतर्गत नए राज्य का निर्माण नई जमीन पर किया जाता है। नई जमीन कौन सी होगी? जो भारत के राज्य क्षेत्र में सम्मिलित नहीं होगी। इसका मतलब हमने कहीं बाहर से या तो दावा रहित क्षेत्र पर दावा किया होगा या हमने विजय प्राप्त की होगी। जबकि आर्टिकल 3 के अंतर्गत, जबकि आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो राज्य का निर्माण होता है वो पुरानी जमीन पर किया जाता है। पुरानी जमीन का मतलब जो भारत में शामिल है उस पर। तो मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बताया आर्टिकल 2 और 3 में। 2 के अंतर्गत भी संसद कानून बनाकर नए राज्य का निर्माण करेगी, लेकिन वो जो करेगी वो नई जमीन पर करेगी, यानी कि किसी अन्य देश की भूमि पर होगा या हमने दावा रहित क्षेत्र पर दावा किया होगा, कहीं विजय प्राप्त की होगी। जबकि आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो हम राज्यों का निर्माण कर रहे हैं वो भारत की पुरानी जमीन पर कर रहे हैं। हो सकता है हम नए राज्यों का निर्माण कर रहे होंगे या तो उनके क्षेत्र में वृद्धि कर रहे होंगे, सीमाओं में वृद्धि कर रहे होंगे, या हो सकता है किसी राज्य के नाम में भी अगर परिवर्तन कर रहे होंगे तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत करेंगे। तो बेसिक डिफरेंस आर्टिकल 2 और 3 में इतना ही है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 4। देखिए आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 2 व आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे, चाहे संसद नए राज्य का निर्माण कर रही हो, राज्य क्षेत्र में वृद्धि कर रही हो, नाम में परिवर्तन कर रही हो, इन सभी परिवर्तनों को संविधान संशोधन में शामिल नहीं किया जाएगा। डेट मीन्स ये साधारण संशोधन कहलाएंगे। आर्टिकल 368 का इस्तेमाल नहीं होगा। इंपोर्टेंट है, याद रखना है। आर्टिकल 4 क्या कहता है कि 2 और 4, आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत हमने जो भी परिवर्तन किए हैं ना, वो संविधान संशोधन नहीं कहलाएगा। डेट मीन्स क्या होगा? साधारण संशोधन होगा। उसमें 300 आर्टिकल 368 का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा होगा। तो आपको सारे आर्टिकल से याद रखने हैं। एक बार मैं आपको आर्टिकल 1 से दोबारा बता देता हूँ, रिवाइज कर लेते हैं।
ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 1 के बारे में, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, 2 नामों से पुकारा गया है, भारत और इंडिया। संघ का क्या मतलब होता है, मैंने बताया संघ हिंदी का शब्द है जिसे इंग्लिश में फेडरल और यूनियन कहते हैं। फेडरल यूएसए में प्रयुक्त होता है। फेडरल का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें हम बता चुके कि राज्य केंद्र से अलग नहीं हो सकते, राज्य केंद्र से अलग हो सकते हैं, जबकि यूनियन में राज्य केंद्र से अलग नहीं हो सकते। भारत में बात की जाएगी तो यूनियन शब्द का इस्तेमाल होता है। फिर बताए गए राज्य और राज्य क्षेत्र वे होंगे जो प्रथम अनुसूची में बताए गए हैं। फिर नेक्स्ट आर्टिकल में कहा गया कि राज्य और राज्य क्षेत्र कौन कौन से होंगे, उसमें राज्यों के राज्य क्षेत्र आएंगे, केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्र आएंगे, अर्जित क्षेत्र। यहाँ मैंने सारी चीजें आपको एग्जाम्पल देकर बताई हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट मैंने आर्टिकल 2 के बारे में बताया कि संसद कानून बनाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। नए राज्यों का निर्माण करना है, कौन करेगा, संसद करेगी। कैसे करेगी, कानून बनाकर। फिर नेक्स्ट आर्टिकल पर मैंने आपको बताया नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में वृद्धि, नामों में परिवर्तन संसद कानून बनाकर कर सकती है। फिर वही चीज 2 और 3 में क्यों एक जैसी बातें कही गई हैं, अगर एक जैसी बातें हैं तो फिर परिवर्तन क्या है, अंतर क्या है। तो मैंने आपको बताया आर्टिकल 2 में जो भी संसद करेगी कानून, नए राज्य का निर्माण संसद कानून बनाकर करेगी, वो नई जमीन पर करेगी, जबकि आर्टिकल 3 के अंतर्गत भाई पुरानी जमीन पर कर रही होगी। नई जमीन का मतलब दावा रहे क्षेत्र पर दावा किया होगा या हमने कहीं विजय प्राप्त की होगी, जबकि पुरानी जमीन जो हमारे पास स्थित है उस पर हम कर रहे होंगे। फिर लास्ट में मैंने आपको बताया आर्टिकल 4 के बारे में। क्या कहता है आर्टिकल 4? आर्टिकल 4 कहता है आर्टिकल 2 व आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो भी परिवर्तन कर रही है संसद, वो संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, साधारण संशोधन माने जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि आर्टिकल 368 का जो है इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा। तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक सारे आर्टिकल्स पर मैंने आपको डिटेल में बताया है। लास्ट में रिवीजन करते हुए हमारी थोड़ी स्पीड भी तेज थी, क्योंकि जब हम रिवीजन करते हैं तो हमारी स्पीड होनी भी तेज चाहिए, सारी चीज़ें हम समझ चुके होते हैं। तो क्लास को आप बहुत आराम से देखेंगे, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। साथ ही साथ अगर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बता दूँ तो कल हम भाग 2 पर चर्चा कर रहे होंगे, जिसके अंतर्गत सभी को पता है नागरिकता आती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा कर रहे होंगे भाग 2 नागरिकता पर। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल ग्रेट पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।